everyone, welcome to my YouTube channel Homeopathy is Everywhere. Today I am taking up another lecture of Practice of Medicine topic COPD Part 2 Emphysema. In the previous lecture we have studied about COPD. हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके टाइप्स देखे थे और उसमें से एक टाइप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसको हमने डिटेल में देखा था. आज हम डिटेल में उसका सेकेंड टाइप एम्फाइसमा पढ़ेंगे. फ्रेंड्स, सीओपीडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इसे हम पैथो में भी पढ़ते हैं, सर्जरी में भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज एम्फाइसमा. तो एम्फाइसमा स्टार्ट करने से पहले इसकी हम थोड़ी नॉर्मल एनाटॉमी देख लेते हैं जो हम सब ने पहले से पढ़ी हुई है. तो ट्रैकिया जो है वो हमें जैसे पता है डिवाइडेड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में. प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड होता है. और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स विच ओपन इनटू एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट ओपन होती हैं एल्वियोलर सैक में जो क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई बनाती हैं और फंक्शनल यूनिट क्या होती है उसकी एल्वियोलस होती है. यहाँ पे मैंने इसका टर्मिनल पार्ट डिस्कस किया हुआ है कि जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो ओपन होती हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, फिर फर्दर डिवाइड होती हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ओपन होती हैं एल्वियोलर डक्ट्स में और वो फर्दर ओपन होती हैं एल्वियोलर सैक में. तो ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक हैं इसको हम टुगेदर एसिनस कहते हैं. तो एसिनस क्या होती है? फंक्शनल यूनिट लंग की होती है. नाउ लेट्स सी अबाउट डेफिनेशन ऑफ एम्फाइसमा. It is defined as permanent dilation of air spaces distal to terminal bronchioles and obstruction of walls of dilated air spaces. तो एम्फाइसमा क्या होता है? एम्फाइसमा एक परमानेंट डायलिटेशन होता है एयर स्पेसेस का. परमानेंट मतलब इरिवर्सिबल, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और डायलिटेशन मतलब साइज में बढ़ना. डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो कौन से पार्ट होते हैं डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स? जैसा हमने देखा था रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक. और जो उनकी वॉल्स हैं डायलेटेड एयर स्पेसेस की, उनका ऑब्स्ट्रक्शन होना, इसे ही हम एम्फाइसमा कहते हैं. अफेक्टेड पार्ट्स रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक्स. तो जैसा हमने देखा था कि इन तीनों को हम टुगेदर क्या कहते हैं? एसिनस. और एम्फाइसमा में जो एसिनस है उसी का इन्वॉल्वमेंट होता है, वही इफेक्ट होता है. Okay, so this is all about its definition. Next, etiology. First, smoking. जैसा हमने देखा था कि इससे पहले chronic bronchitis, उसमें भी जो स्मोकिंग था वो उसका मोस्ट कॉमन कॉज था. तो जितने भी टाइप के COPD होते हैं उसमें स्मोकिंग जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है. सेकेंड, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी. तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो एक प्रोटीएज इनहिबिटर होता है जो नॉर्मली लीवर में प्रोड्यूस होता है. थर्ड, एयर पॉल्यूटेंट्स. तो एयर पॉल्यूटेंट्स में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इन सब की वजह से क्या होता है? इरिटेशन हो जाता है वॉल्स का एंड एम्फाइसमा कॉज होता है. फोर्थ, इन्फेक्शन. वेरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के या स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया के, तो ये सब प्रोन होते हैं टू एम्फाइसमा. नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स. ऐसे लोग जो कोल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां डस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो वो भी प्रोन होते हैं एम्फाइसमा के. एंड लास्ट, फैमिलियल एंड जेनेटिक फैक्टर्स. सो अमंग ऑल दीज कॉजेज जो स्मोकिंग और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है एम्फाइसमा का. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पैथोजेनेसिस ऑफ एम्फाइसमा. तो अब हम पैथोजेनेसिस देखेंगे. तो देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन प्रोटीएज एंड एंटी प्रोटीएज. तो क्या होता है कि प्रोटीएज में जैसे हम इलास्टेज ले सकते हैं, एंटी प्रोटीएज में एंटी इलास्टेज, तो इन दोनों का क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है एम्फाइसमा में. देखते हैं कैसे. तो स्मोकिंग जो मोस्ट कॉमन कॉज है एम्फाइसमा का, तो क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन रिजल्ट होता है. स्मोकिंग रिजल्ट्स इनटू इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं और न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो प्रोटीएज के अमाउंट को बढ़ा देता है जो कि एक डैमेजिंग फैक्टर होता है. एंड ऑन द अदर हैंड स्मोकिंग कॉजेज इनहिबिशन ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बाय ऑक्सीडेंट्स इन स्मोक.
तो जो ऑक्सीडेंट्स स्मोक में प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का इनहिबिशन हो जाता है। तो जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो न्यूट्रोफिल की जो इनहिबिटिंग एक्टिविटी होता है उसको रेगुलेट करता है, और जो प्रोटीएज हमारा डैमेजिंग फैक्टर है उसको कम करता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डैमेजिंग फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीडेंट इन स्मोक की वजह से जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है उसका अमाउंट कम होने लगता है, डिफिशियंसी होने लगती है, जो कि प्रोटेक्टिव फैक्टर है। तो ये दोनों रिजल्ट होते हैं इलास्टिक डैमेज में, और उसकी वजह से क्या होती है, जो एल्वियोलर वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रक्ट होने लगती हैं, एंड इट रिजल्ट्स इनटू एम्फाइसेमा। So this is all about its pathogenesis. There is imbalance between protease and anti-protease. स्मोकिंग की वजह से इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी सेल्स बढ़ जाती हैं। न्यूट्रोफिल प्रोटीएज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जो कि एक डैमेजिंग फैक्टर होता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज इनहिबिशन ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बाय द ऑक्सीडेंट इन स्मोक, which results into deficiency of it, which is a protective factor. Both results into its elastic damage, and there is a destruction of alveolar walls. So this is all about its pathogenesis. Next we will see classification of emphysema. First, centriacinar or centrilobular emphysema. Central part affected respiratory bronchioles. तो centriacinar emphysema जो होता है उसमें सेंट्रल पार्ट अफेक्टेड होता है एसिनस का। मोस्ट कॉमन टाइप क्लिनिकली, तो सेंट्रियासिनार एम्फाइसमा जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है जो हमें क्लिनिकली देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन स्मोकिंग एसोसिएटेड एम्फाइसमा, तो जो सेंट्रियासिनार एम्फाइसमा है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, स्मोकिंग। अपर लोब इन्वॉल्व, जो लंग की अपर लोब है वो यूजुअली इन्वॉल्व होती है सेंट्रियासिनार एम्फाइसमा में। सो हमने देखा कि इसका सेंट्रल पार्ट दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स अफेक्टेड होता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो हमें देखने को मिलता है, यूजुअली स्मोकिंग से एसोसिएटेड होता है, और इसमें अपर लोब ऑफ लंग जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। सेकेंड टाइप पैन एसिनार और पैन लोबुलर एम्फाइसमा, ऑल पार्ट्स ऑफ एसिनस अफेक्टेड। तो पैन एसिनार एम्फाइसमा में क्या होता है, जितने पार्ट्स हैं एसिनस के, मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक्स, सारे पार्ट्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। एसोसिएटेड विद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, तो ये जो टाइप ऑफ एम्फाइसमा है उसका कॉमन कॉज क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी होती है। नेक्स्ट, लोअर लोब ऑफ लंग इन्वॉल्व, तो इसमें क्या होता है, जो लंग का लोअर लोब होता है वो यूजुअली इन्वॉल्व होता है। थर्ड टाइप डिस्टल एसिनार और पैरासेप्टल एम्फाइसमा। In this type of emphysema, distal part of acinus affected, upper part of lung involved. तो इसमें क्या होता है, जो distal part of acinus होता है, distal part मतलब जो alveolar sacs और alveolar ducts होते हैं वो distal part होता है acinus का। तो इस distal emphysema में usually ये दोनों affected होते हैं, and upper part of lung is involved. Last, irregular emphysema, इरेगुलर इन्वॉल्वमेंट एज रिगार्ड्स टू पोजिशन ऑफ एसिनस इन्वॉल्व। तो इस जैसे नाम से इंडिकेटेड है कि इसमें इरेगुलर इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी भी पार्ट ऑफ एसिनस, कोई भी पार्ट जो है एसिनस का वो इन्वॉल्व हो सकता है। क्लासिफिकेशन दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्फाइसमा, सेंट्रियासिनार और सेंट्रिलोबुलर एम्फाइसमा, एसिनार और पैनलोबुलर एम्फाइसमा, डिस्टल एसिनार और पैरासेप्टल एम्फाइसमा, इरेगुलर एम्फाइसमा। सेंट्रियासिनार जो होता है उसमें सेंट्रल पार्ट यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स अफेक्टेड होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है, स्मोकिंग से एसोसिएटेड होता है, और अपर लोब इन्वॉल्व होती हैं। पैन एसिनार में ऑल पार्ट्स ऑफ एसिनस अफेक्टेड होता है, यूजुअली ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी से एसोसिएटेड होता है, और इसमें लोअर लोब ऑफ लंग इन्वॉल्व होती है। डिस्टल एसिनार में डिस्टल पार्ट यानी एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक इन्वॉल्व होती हैं, और इरेगुलर एम्फाइसमा में देयर इज इरेगुलर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसिनस इन्वॉल्व। So this is all about its classification. Now we will see its clinical features. First, long history of slowly increasing severe exertional dyspnea. तो एम्फाइसमा में क्या होता है कि जो डिस्निया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, और उसकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री होती है। सेकेंड, वीजिंग साउंड, सो एक घरघराहट की आवाज़ देखने को मिलेगी। थर्ड,
ग्रेजुअल वीकनेस, लिथार्जी, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ वेट ड्यू टू हाइपोक्सिया। तो जैसा डिस्निया जो है इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से पेशेंट में क्या हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, बहुत वीक फील करेगा वो। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, पेशेंट्स आर नोन एज पिंक पफर्स, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग की वजह से उनका अपीयरेंस कैसा होने लगता है, पिंक हो जाता है। This is all about his clinical features. There is severe exertional dyspnea, second wheezing sound, third weakness, anorexia, loss of weight, and last patients are known as pink puffers. फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में देखा था कि उसके पेशेंट्स को हम ब्लू डॉटर्स कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से साइनोसिस और एडिमा डेवलप होने लगता है। इसलिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को हम ब्लू ब्लॉटर्स कहते हैं और एम्फाइसेमा के पेशेंट्स को पिंक पफर्स कहते हैं। वी विल सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ एम्फाइसेमा। फर्स्ट, चेस्ट एक्सरे। डिक्रीज्ड वैस्कुलर मार्किंग्स, तो हमें वैस्कुलर मार्किंग्स जो होंगी वो कम देखने को मिलेंगी। बैरल शेप्ड चेस्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो एम्फाइसेमा की फाइंडिंग्स में हमें बैरल शेप्ड चेस्ट देखने को मिलता है, क्यों? ड्यू टू हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड रिब्स, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट इज इंक्रीज्ड। तो जो रिब्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो जाती हैं और जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है चेस्ट का वो बढ़ने लगता है। इस वजह से जो चेस्ट का अपीयरेंस होता है वो बैरल शेप की तरह हो जाता है और हमें ये फाइंडिंग्स एम्फाइसेमा के चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलती हैं। सेकेंड, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। थर्ड, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम कराएंगे तो हमें अल्फा प्रोटीएज इनहिबिटर का रिडक्शन देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इन्वेस्टिगेशन, जिसमें चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें डिक्रीज्ड वैस्कुलर मार्किंग्स और बैरल शेप चेस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो हम एम्फाइसेमा की डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से, पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस से एंड स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स से। अमंग ऑल दीज थ्री, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार एम्फाइसेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में डिफरेंस भी पूछा जाता है। सो लेट्स सी, एम्फाइसेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देख लें, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एम्फाइसेमा, जैसा कि हमने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में पढ़ा था कि इसमें जो एज यूजुअली कौन अफेक्टेड होता है, 50+ इंडिविजुअल्स अबव 50 years of age they are usually affected, and in case of emphysema the people who are above 60 years of age they are usually affected. सेकेंड, डिस्निया। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमें जो डिस्निया होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वो माइल्ड देखने को मिलती है, जबकि एम्फाइसेमा में इट इज सीवियर, जैसा कि हमने अभी इसके क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ा। थर्ड, कफ। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बिफोर डिस्निया स्टार्ट्स एंड इन एम्फाइसेमा आफ्टर डिस्निया स्टार्ट्स। तो जो कफ है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमें वो डिस्निया के स्टार्ट होने से पहले ही दिख जाता है, जबकि एम्फाइसेमा में डिस्निया स्टार्ट होने के बाद शुरू होता है। नेक्स्ट, कैरेक्टर ऑफ स्प्यूटम। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जैसा हमने देखा था कि जो कफ होता है इसका वो बहुत कोपियस होता है, प्यूरुलेंट होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, जबकि एम्फाइसेमा में जो स्प्यूटम होता है वो कम होता है, स्कैंटी एंड म्यूकोइड। ब्रोंकियल इन्फेक्शंस इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इट इज मोर फ्रीक्वेंट। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू एम्फाइसेमा। नेक्स्ट, चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमने देखा था कि जो वैस्कुलर मार्किंग्स होती है वो हमें इंक्रीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से डर्टी अपीयरेंस ऑफ लंग्स भी देखने को मिलता है और हम उसे डर्टी लंग्स भी कहते हैं। जबकि एम्फाइसेमा में क्या होता है, जो वैस्कुलर मार्किंग्स होती हैं वो हमें डिक्रीज देखने को मिलती हैं और बैरल शेप्ड चेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कॉर पल्मोनल। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इट इज कॉमन, एम्फाइसेमा इट इज रेयर। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कॉर पल्मोनल जो इसका एक कॉम्प्लिकेशन है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमें कॉमनली देखने को मिलता है, जबकि एम्फाइसेमा में इट इज रेयर। पेशेंट्स नोन एज इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ब्लू ब्लॉटर्स, एम्फाइसेमा पिंक पफर्स। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें ब्लू ब्लॉटर्स कहते हैं एंड एम्फाइसेमा दे आर नोन एज पिंक पफर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा।
and it is very important. Sometimes it is asked in exams also. So we will see complications of emphysema. First, right-sided heart failure from pulmonary hypertension known as chronic cor pulmonale. तो क्या होता है कि एम्फाइसमा में हमें राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी देखने को मिलता है क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, जिसे हम क्रोनिक कॉर पल्मोनेल कहते हैं. सेकेंड, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स. थर्ड, सेकेंडरी इन्फेक्शन. तो हमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी देखने को मिलता है जिसमें ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है. पॉलीसाइथीमिया. एंड लास्ट, रिकरेंट ब्रोंकोस्पैज्म. Last, we will discuss about treatment of emphysema. First, breathing exercises are useful. So जैसा हमें emphysema में dyspnea बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो breathing exercises they will be very useful for emphysema. Second, antibiotics may be given to prevent secondary infection. Secondary infection को prevent करने के लिए antibiotics दे सकते हैं. Smoking should be avoided because smoking it is the most common cause of it. फोर्थ, स्मोकी एंड डस्टी लेडन एटमॉस्फेयर शुड बी अवॉइडेड. जैसा हमने देखा था कि ऐसे लोग जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कोल माइनर्स में, और जहाँ डस्टी एटमॉस्फेयर होता है तो वो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एम्फाइसमा के, तो ऐसा एटमॉस्फेयर भी अवॉइड होना चाहिए. नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ ओबेसिटी इज टू बी डन इफ प्रेजेंट. एंड लास्ट, अगर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है तो सर्जिकल प्रोसीजर्स जो है वो कराने पड़ते हैं. दे आर एज बुलेक्टोमी, lung transplantation, and reduction pneumoplasty. And at last, homeopathic therapeutics. So according to symptom similarity, the drugs which are indicated are Lobelia inflata, ammonium carb, Entim ars, Lachesis, Ipecac, and arsenic. So that's all. Let's do a quick recap of what we have studied today. पढ़ा कि एम्फाइसमा जो है वो परमानेंट डायलेशन है एयर स्पेसेस का डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ डायलेटेड एयर स्पेसेस. इसमें जो पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं वो एसिनस होता है जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक्स आते हैं. नेक्स्ट हमने इसकी इडियोलॉजी देखी जिसमें स्मोकिंग और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी फॉर द मोस्ट कॉमन कॉज. पैथोजेनेसिस देखा कि इसमें प्रोटीएस एंटी प्रोटीएस का इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से जो डैमेजिंग फैक्टर प्रोटीएस वो बढ़ जाता है एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से इलास्टिसिटी डैमेज होने लगती है और एल्वियोलर वॉल्स डिस्ट्रक्शन होने लगता है. Next, we have seen about its classification. First, centri SNR, which is a smoking-associated emphysema. Pan SNR, which is alpha-1 antitrypsin deficiency. Distal SNR, in which distal part of acinus affected, and irregular emphysema, in which there is a irregular involvement of acinus involved. Next, we have seen the clinical features, in which there is a severe exertional dyspnea, wheezing sound, weakness, loss of weight, and the patients are known as pink puffers. Investigation, in which in chest X-ray findings we will see decreased vascular markings and barrel-shaped chest. DD, first is chronic bronchitis, pulmonary tuberculosis, and spontaneous pneumothorax, and we have discussed about the difference between emphysema and chronic bronchitis. Complications: chronic cor pulmonale, spontaneous pneumothorax, secondary infections like tuberculosis, cythemia, recurrent bronchospasm. And treatment: breathing exercises are useful, antibiotics can be given, smoky and dusty laden atmosphere should be avoided, and reduction of obesity, and homeopathic therapies. So friends, this is all about today's lecture. I hope you have understood the topic. If you have any doubt, do comment in the comment sections. And आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं. और जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बिकॉज these topics are very important. So do like, share and subscribe to my channel for more videos like this. Thank you all. Bye bye. See you tomorrow.